नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक चारकोल ड्राइंग करेंगे, विलो चारकोल यूज़ करके, और आर्टिस्टिक तरीके से कैसे एक पोर्ट्रेट को अप्रोच करना चाहिए हमें, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखेंगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी विलो चारकोल मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये है जनरल्स ब्रांड की विलो चारकोल, जो कि बहुत ही रेनाउंड कंपनी है। आपको पता ही है जनरल्स के चारकोल के बारे में, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत सारे आर्टिस्ट इस चारकोल को यूज़ किया करते हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इस चारकोल को और हर बार एक अच्छे रिजल्ट देती है। तो अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ साइड में कि मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। और ये हैं भारत के महान संत रमन महर्षि, जिसको मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। और अभी जो अप्रोच आप देखेंगे वो आप देखने की सीखने की कोशिश करिएगा। इसमें फिनिशिंग वगैरह तो आप दे ही लेंगे। मेरे जो पर्पस है यहाँ सिखाने का आपको कि अप्रोच देखिए। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी आउटलाइंस नहीं ड्रॉ करी हैं और ना ही कुछ एज सच कोई लाइंस ड्रॉ करी हैं, ना ही कोई ग्रिड है। जस्ट लाइट एंड शेड्स को मैं ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट जैसे ड्रॉ करता है पोर्ट्रेट को। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं इस पर, और फिर से लोग बोलते हैं कि चारकोल पे भी करके दिखाइए, तो चारकोल पे कर रहे हैं आज इसको। ग्रेफाइट से भी किया है, चारकोल से भी किया है, आज फिर एक और करते हैं क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आता है, इसीलिए इसको करने का बहुत मन करता है। बार बार जब आप इसको सीख लेंगे ना एक बार, तो आपको हर पोर्ट्रेट इसी तरीके से ड्रॉ करने में का मन करेगा। अक्सर बिगिनर्स पूछते हैं कि हम आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें, लेकिन जब इन टेक्निक्स को आप देखेंगे ना तो आप भूल जाएंगे उस चीज़ के बारे में कि आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करना है या कैसे नहीं करना है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। अप्रोच देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट एंड शेड्स को कैसे ऑप्ट करना है, और जो इस पूरे पोर्ट्रेट को फिनिश करने में टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ करना, फिर उसमें ग्रे वैल्यूज़ भरना, इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज थिंग। बट यहाँ जो हम कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग कि जिसमें रिस्क भी है, चैलेंज भी है, और वैल्यूज़ अगर इधर उधर होती हैं तो फिर यू हैव टू अगेन रीडू इट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे एरिया को कैप्चर कर रहा हूँ। जो पेपर मैंने यहाँ यूज़ किया है फ्रेंड, वो है एक कार्ट्रिज पेपर, एक रफ पेपर, टेक्सचर्ड पेपर, ब्रिस्टल वीलम सरफेस है ये। और आप कोई भी कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर हो, जिसमें थोड़े से टूथ हों, नज़र आए जो आपको, पेपर के ऊपर टीथ हों थोड़े थोड़े, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत स्मूथ पेपर पे मत कीजिएगा इसको। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लेयर मैंने ऑप्ट की थी उस लेयर को मैं पूरा का पूरा हल्का कर रहा हूँ, डल कर रहा हूँ। तो ये एक काइंड ऑफ अंडर पेंटिंग, अगर इस प्रोसेस को आप समझ पाएँ कि एक बैकग्राउंड क्रिएट किया गया उस पूरे इमेज के, जहाँ जहाँ डार्क वैल्यूज़ थी, बिल्कुल रफली, बिना किसी एज सच मेजरमेंट के रफ एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, रफ स्केच ड्रॉ किया एक तरीके का। और उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्दर फिनिश कर रहे हैं हम उसको। और यहाँ अब थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, सेकेंड लेयर ऑप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि विलो चारकोल क्या होता है, पेपर पे रिटेन नहीं कर पाता, पेपर पे रहने के लिए उसको किसी एक और काइंड ऑफ चारकोल की ज़रूरत होती है, या तो फिर कंप्रेस चारकोल हो या फिर चारकोल पेंसिल्स हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक नॉर्मल चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखिएगा आगे चल के और कुछ भी काम आएगा विलो चारकोल का। अभी यहाँ पे काम उसका ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने केवल एक अंडर पेंटिंग काइंड ऑफ थिंग, एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है उसका, और उसके बाद फिर मैं फर्दर चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और वैल्यूज़ को के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसेम्बलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये भी अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बट जब आप रिजल्ट्स देखेंगे आखिरी में तो आपको वाकई समझ आएगा कि बेसिकली ये सारी जो मेहनत है ये किस लिए की गई। और बहुत चैलेंजिंग है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली मैं बोलूँगा। मैं अब तक जितनी भी ड्राइंग आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, उन सभी में अगर मुझे कोई ये कहे कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी ड्राइंग होती है, तो वो यही लगती है कि जिसको करने के पहले भी हमें 2 बार सोचना पड़ता है कि इसको किया जाए या ना किया जाए, या फिर कितना टाइम लेने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि एंड में जाके पूरा पोर्ट्रेट कुछ का कुछ बन जाए। बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है देन यू हैव टू डू सच थिंग्स, टेक्स दोज चैलेंजेस। अदरवाइज फिर वही तरीके जो पहले ऑप्ट करते आ रहे हैं आप आउटलाइन ड्रॉ करने के, एंड देन उसके अंदर वैल्यूज़ को, शेड को भरना, वो उसमें कोई चैलेंज रह नहीं जाता। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उससे भी वो हो जाएगा कि अब तो इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है। तो नेक्स्ट लेवल फिर यही सब है।
कि आप लाइट एंड शेड्स के थ्रू अपने पोर्ट्रेट को फिनिश करने की कोशिश करें, बैकग्राउंड क्रिएट करें पोर्ट्रेट का, एंड देन उसके बाद ड्रॉ करें। तो आप देखिए मैं यहाँ पे इसी तरीके से ईयर वगैरह को भी कुछ सर्टेन मेजरमेंट लेकर के फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आप देखा होगा आपने कि बहुत सारे आर्टिस्ट तो इतना ज़्यादा फिनिश ही नहीं करते हैं पोर्ट्रेट को, केवल मेन फीचर्स ड्रॉ करते हैं, आई नोज़ वगैरह को, और उसके बाद बाकी सारे फीचर्स को एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। हालांकि वो अभी इंडिया में इतना ज़्यादा लोग उसको नहीं अप्रेस करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, खासकर मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि बेसिकली चैलेंज वही है। अब देखिए क्या हुआ कि फिर से मैंने वैल्यूज़ को और डल किया। पूरा फिनिश्ड पोर्ट्रेट इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज, जबकि आप वैल्यूज़ को निकाल के कैसे ले आ पा रहे हैं, आपका अप्रोच क्या था, वो एक बड़ा चैलेंज माना जाता है पोर्ट्रेट फील्ड में। अब देखिए मैं फिर से विलो चारकोल को लेके आ रहा हूँ, तो 2 लेयर हो गई हैं, और थर्ड लेयर करने से पहले मैं विलो चारकोल को फिर से अप्लाई कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ जहाँ मुझे और डार्क चाहिए वहाँ मैं और डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो मैं साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ विलो चारकोल के, और बहुत हल्के से प्रेशर देंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि इस पर आपको बहुत प्रेशर देने की ज़रूरत है। कुछ कंपनियों के विलो चारकोल बहुत ब्रेक भी होते हैं, बट अभी तक जनरल्स के जितने मैंने यूज़ किए हैं इसमें से एक भी ब्रेक नहीं होता अपनी, आप चाहे जितना भी प्रेशर लगा लो। तो ये एक और ख़ास बात है। अब देखिए थर्ड लेयर पे आ गए हम, और अब मैं फिर से चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, सेम चारकोल पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ, केवल वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ सर्टेन मेजरमेंट्स को लेकर के वैल्यूज़ को फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी आपको पोर्ट्रेट ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिनिश्ड हो गया है या होने वाला है, क्योंकि हम इस पर रिग्रेस काम कर रहे हैं, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, वैल्यूज़ को निकाल के ला रहे हैं। ना कि ऐसा, देखिए इसमें प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जो नॉर्मली आप करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप सबसे पहले वैल्यूज़ ले आते हो, आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हो, आई को ड्रॉ कर लिया, नोज़ को ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद उसमें केवल शेड्स को ऑप्ट करते हैं। यहाँ उल्टा प्रोसेस है, शेड्स को पहले ऑप्ट कर लिया है और अब उसके अंदर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है एक एक करके कि आइज़ यहाँ होनी चाहिए या नोज़ यहाँ होनी चाहिए। दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं, और ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये तो मैं खुलेआम कह सकता हूँ, खुले तौर पे कह सकता हूँ कि दोनों ही मैंने किया है। इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, और गलती हो जाने के बाद फिर आपको रिग्रेस काम करना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। अब यहाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, यह है अब इरेज़र पेंसिल, या फिर आप नीडेड इरेज़र भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो पेंसिल है ये एक नॉर्मल पेंसिल की तरह, वाइट पेंसिल की तरह काम करेगी, और वैल्यूज़ को निकालने में हमारी मदद करेगी, लाइट को निकालने में हमारी मदद करेगी। शेड्स तो हमने ऑप्ट कर लिए हैं, अब लाइट को निकालने का काम शुरू होगा। तो इसमें आप नीडेड इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इरेज़र पेंसिल है तो और अच्छी बात है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र को छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो नॉर्मल इरेज़र के तौर पे यूज़ हो जाएगा, पेंसिल इरेज़र का काम कर सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो इरेज़र हो वो थोड़ा हार्ड हो, बहुत सॉफ्ट इरेज़र होगा तो काम नहीं करेगा। तो थोड़ा हार्ड, जो नटराज वाले आते थे पुराने टाइम के, या कोई और अगर आपको शार्प वाला मिल जाए जो जिसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ होता है, मैंने किया भी है उसको। और फिर अभी मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ, हेयर में भी मैं कुछ वैल्यूज़ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ लाइट्स है, जहाँ डार्कनेस है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड कि आप इसमें ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो, और ये आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है कि आप 100% रिसेम्बलेंस या 100% मैच को लेके आएँ। यहाँ आपका चैलेंज ये होता है कि आपका अप्रोच जो था वो चैलेंजिंग था, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके एकदम आर्टिस्टिक रिजल्ट्स आए हैं, ना कि उसको रियलिस्टिक के उस पर नहीं जज करा जाता कि बिल्कुल रियल बनना चाहिए, या बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक वैल्यू आपकी एक जैसी दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच डिफरेंट था, आपका वो अप्रोच नहीं था कि आपने आउटलाइन लाई और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज़ भरी। तो दोनों जब अप्रोच बदलता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बदलती हैं, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसा आपका अप्रोच होगा वैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे।
अब देखिए जैसे बियर्ड में भी हमने वही किया, डार्क वैल्यूज़ को पहले ऑप्ट किया और उसके ऊपर फिर लाइट वैल्यू को ऑप्ट किया। तो ये एक स्मार्ट तरीका है काम करने का, जल्दी कैसे आप रिजल्ट्स ला सकते हैं। अभी बैठ के एक एक हेयर को ड्रॉ नहीं करना कि एक एक शेप को पहले क्रिएट करेंगे पेंसिल के थ्रू, फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज़ को भरेंगे। तो यहाँ क्या है कि आपने पहले डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट किया, उसके ऊपर फिर आप लाइट वैल्यूज़ को केवल रिसेम्बलेंस निकाल के लेके आ रहे हैं। तो दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस है, और ये जो अप्रोच का डिफरेंस होता है यही आपके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट लेके आता है, और तभी आप जनरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कैसे किसने ड्रॉ किया है, क्या अप्रोच यूज़ किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया है और काफ़ी हद तक वैल्यूज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इसमें आपको खुद ही जज करना है कि कब आप ये सोचेंगे कि आपकी वैल्यूज़ अब जो हैं, जो रिसेम्बलेंस है वो आपको अचीव हो गया है। कोई और ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं ठीक है, मेरे लिए ये रिज़ल्ट्स ओके है। तो अब मैं इसको यहीं पर फिनिशिंग के लिए अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। तो यहाँ पे आप जब भी इस तरह से ड्रॉ करें तो आप ओरिजिनल इमेज को केवल एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हैं, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ओरिजिनल इमेज का, उसको पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं, ना कि बिल्कुल आप एज इट इज़ ड्रॉ करना या डिट्टो ड्रॉ करना, बिल्कुल मिलता जुलता रियलिस्टिक सा, वैसा नहीं कोशिश होती। अप्रोच डिफरेंस है तो रिजल्ट्स भी डिफरेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारा अप्रोच बिल्कुल अलग था, तरीका अलग है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसको मुझे फिनिश करने में अराउंड 2 to 3 आवर्स लगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आर्टिस्टिक रिजल्ट्स आपको कितना टाइम सेविंग करा सकते हैं और कितने क्विक रिजल्ट्स दे सकते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।